और इसमें इसी अभिक्रिया में क्या दिया हुआ बच्चों, देखो अब एक उदाहरण दिया हुआ है बच्चों। उसमें क्या है, परख नली में किसके टुकड़े, जिंक के टुकड़े लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपकी जिंक और NaOH की क्रिया कराई उन्होंने और उसे गर्म किया तो क्या मिला, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन मिली। तो पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। तो Zn के साथ तो दिखा दी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये क्रिया सारी धातुओं के साथ संभव हो। आगे है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करें। देखो बच्चों, ये जो है अभी इससे पहले भी हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई, लेकिन अब अम्ल की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, धातु के कार्बोनेट। अभी हमने धातु के साथ कराई, अब धातु के कार्बोनेट, यानी ऐसे तत्व, ऐसे धातु जिसके कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CO3 होता है। क्या होता है फॉर्मूला, CO3, जिसमें CO3 शामिल हो। तो इस परख नली में देखिए, इस चित्र में देखिए आप, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम है HCl। HCl भरा हुआ है और सोडियम कार्बोनेट, वहां हमने Zn लिया था, यहां हम ZnCO3 ले रहे हैं, यानी कार्बोनेट ले रहे हैं। उसके साथ हमने वही क्रिया दोहराई है और जब हमने किया तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये गैस इधर आ रखी है, इस परख नली में हमने इकट्ठी करी। तो ये क्या बोल रहा है, गैस जब यहाँ से थोड़ी सी ठंडी होकर आ रही तो द्रव में बदल रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बना दे रही है। तो उसमें क्या हो रहा कि कितना है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा बच्चों, ये जो यहाँ मात्रा लिखी रहती है, क्यों लिखी रहती है, जैसे आपको पता है कि एक गिलास आपने जूस बनाना है तो आप नींबू का पानी और नींबू और पानी डालेंगे तो कितना, आधा कप चीनी डालते हैं या 2 चम्मच डालते हैं, 3 चम्मच, तो उतना डाला जाता है जिससे वो क्रिया जो हमको चाहिए वो हो जाए। तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये पहले से तय कर रखा है कि इस मात्रा में डालने से वो चीज दिखाई देगी हमको, ज्यादा डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया और परख नली दी में क्या लिया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेटेड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और सोडियम कार्बोनेट लिया। अब क्या, दोनों परख नली में क्या मिलाया, दोनों में HCl मिलाया और निरीक्षण करना है। तो एक में तो उन्होंने सोडियम कार्बोनेट लिया है एक परख नली में, और दूसरी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हुआ है, और इसमें प्रत्येक स्थिति में गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करना है। तो गैस को चूने के पानी से जब प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है ये हमने देखना है, ठीक है। और ये जो अभी क्रिया है, इसमें क्रिया क्या हो रही है, देखो बच्चों, इसमें क्रिया हो रही है, देखो दोनों में HCl डाल रहे हैं। पहले में सोडियम कार्बोनेट है, दूसरे में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, NaCl H2O CO2, NaCl H2O और CO2, ठीक है। तो ये क्रिया रासायनिक समीकरण की अगर बात आएगी तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसकी समीकरण, ये चूने का पानी है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऊपर निकल रही थी, तो ये CaCO3 मिलता है और पानी, यानी वो उसमें जब क्रिया करती है तो वो बिल्कुल ऐसे करके यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम अवक्षेप कहते हैं, सफेद रंग का एक अवक्षेप मिलता है, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर तो अगर हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें करेंगे, क्योंकि पहली कार्बन डाइऑक्साइड ने तो इससे अभिक्रिया कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड लाए तो उसने अभिक्रिया इससे कर ली जो पहले बना था, तो उसमें क्या होगा, ऐसा एक जल जैसा बन जाएगा, ठीक है। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। तो ये हमने पिछली कक्षा में भी बताया था आपको, पिछली जो हमारा लेक्चर था उसमें भी ये बात हुई थी। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो संगत लवण से मतलब क्या है, जब ये अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, CO2 बनेगी और जल बनेगा, ठीक है, CO2 बनेगी और जल बनेगा। तो इस अभिक्रिया तो क्या बोला, धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो एक लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल। तो ये हमारा एक निष्कर्ष निकला। सबसे पहले हमने सीखा
धातु के साथ अम्ल कैसे क्रिया करते हैं। फिर हमने उसके बाद अभी हमने देखा कि धातु के साथ जो हाइड्रोकार्बोनेट हैं और धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो रिएक्शन करते हैं तो लवण के साथ दो चीजें और बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और अगला है अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे। अब आप बात आई किसकी कि अगर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा दी जाए तो कैसे वो अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करने के लिए एक उदाहरण दिया हुआ है। तो एक देखो इसमें क्या ले लिया, इसमें NaOH का घोल ले लिया और उसमें 2 बूंद किसकी डाली, फिनोल्फथालीन की डाल दी। विलयन का रंग क्या है आपने ऑब्जर्व करना है। विलयन में 1 बूंद अब क्या डाल दिया, HCl विलयन डाल दिया। तो देखो ये है क्या, क्षार और HCl क्या है, अम्ल। अब उसको मिला दिया। अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फथालीन का रंग क्यों बदल गया। उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए, क्या फिनोल्फथालीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया। आपके विचार से ऐसा क्यों होता है। तो ये प्रयोग है और रसायन विज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से हम लोग आसानी से समझ लें क्योंकि उसमें होते हुए परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस क्रिया को देखिए आप, यहाँ पे अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रेक्षित प्रभाव समाप्त होता है, यानी आपस में वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या है देखो, एक है क्षार एक है अम्ल, क्रिया कराई तो क्या मिला, एक तो जल मिला और दूसरा मिला NaCl सोडियम क्लोराइड। तो अब क्या बोला, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनी अभिक्रिया का ये एक उदाहरण है क्षार। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है। जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है उससे क्या है, लवण तथा जल प्राप्त होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं। यानी ये जो लवण मिला है इसमें क्षारीय और अम्लीय गुणों का नहीं होना होता है, ये उदासीन कर देते हैं, उसकी क्षारीय को अम्लीयता के गुण को उदासीन कर देते हैं, यानी दोनों के वो गुण खत्म हो जाते हैं और लवण का निर्माण होता है। ठीक है, तो अम्लों की क्षारों से भी अभिक्रिया हो गई। अगला देखते हैं, चलिए बच्चों अब अम्लों की अगली प्रक्रिया देखते हैं और वो है अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों के साथ। तो पहले हमने धातुओं के साथ देखी, धात्विक ऑक्साइडों के साथ देखी और उसके बाद अब हम देख रहे हैं, उसके बाद हमने देखी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अब हम देख रहे हैं धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड से मतलब ये है जैसे Zn एक धातु है, ZnO धात्विक ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है। तो उसमें क्या बोला, देखो इसमें किसका ऑक्साइड ले रखा, कॉपर का ऑक्साइड लिया और उसमें धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। तो ये अभिक्रिया जब आप देख रहे हैं तो ये परिवर्तन इसमें नजर आ रहा है। पहला तो क्या है, नील हरित हो जाएगा। पहली बात क्या बोली उन्होंने, जो रंग है उसका वो नील हरित हो जाएगा। तो विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। तो जो कॉपर ऑक्साइड था वो हमारा जो एसिड डाला था उसमें घुल गया और बनेगा क्या, कॉपर क्लोराइड बनने के कारण होता है। ये जो रंग ऐसा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कॉपर क्लोराइड। क्या क्रिया हुई, धातु का ऑक्साइड उसमें अम्ल डाला तो एक लवण बना और एक जल हुआ। तो उसमें क्या हो रहा, क्या निकला, धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, इसके बाद आप लिखने के बाद उसको संतुलित करेंगे। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो धातु का ऑक्साइड होगा। देखो पहले हमने बताया था कि ये जब भी लवण बनता है तो लवण बनाने के लिए बोल रहा है वो कि अम्ल और क्षारक के साथ मिलता है। तो जो अम्ल है तो इसको हम क्षारकीय गुण वाला बोल सकते हैं, इसीलिए बोला धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। और हमने इसकी बात तो कर रही अम्ल की। अगर हम बात करें क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षारक के साथ अधात्विक, यहाँ है अम्ल के साथ धात्विक, यहाँ है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक का मतलब है बगैर धातु की ऑक्साइड। जैसे कुछ किसी के हम उदाहरण दें, कोई ऐसा तत्व जो धातु ना हो उसका ऑक्साइड। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या उदाहरण दिया इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड
एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी इसको बोलते हैं। अभिक्रिया देखी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। क्योंकि क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो एक तरह से ये माना जाए कि ये दोनों क्रियाएं रिवर्स है। कैसे रिवर्स है बच्चों? इसमें धातु का ऑक्साइड प्लस अम्ल, तो यहां पे अम्ल की जगह क्या कहते हैं? क्षार प्लस धातु ऑक्साइड की जैसे कौन सी ऑक्साइड? अधातु ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्रिया और ये क्रिया, दोनों क्रिया में क्या बनेगा? लवण बनेगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर ये क्षार है तो अधात्विक ऑक्साइड कैसी है? अम्लीय प्रकृति की है। ये आ गया, देखो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो हमने रासायनिक अभिक्रियाएं समझी, उसका हम घरेलू जीवन में क्या सावधानियां प्रयोग करते हैं वो इस कारण से करते हैं। जैसा पहला है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखने चाहिए। दूसरा क्या है? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? कौन सा बोला इसने? अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो कौन सी गैस निकलती है? जो गैस निकलती है उसकी जांच करनी है आपको। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इस उत्पन्न गैस को जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। तो जलती हुई मोमबत्ती को बुझाने का मतलब कौन सी गैस होती है? CO2। और आग को जला और जब बढ़ा देने वाली O2, और आग के साथ फट फट करने की आवाज वाली है तो H2। तो ये एक तरह से ये तीन गैसों का हम लोग टेस्ट इस तरह से कर सकते हैं।